तो हम बोलते हैं कि भाई O2 मेरा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो मैंने नीचे एरो मार्क करके लिखा है O2 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग MOT, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लाइक मॉलिक्यूल C2B2 एक्सेट्रा कैन इजीली अंडरस्टूड बाय MOT। मतलब है ना, VBT ये नहीं बता पाया कि C2 क्यों बन रहा है, B2 क्यों बन रहा है। VBT तो बोलता था कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, और जैसे सल्फर S8 की फॉर्म में रहता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में रहता है, वैसे ही बोरोन B12 की फॉर्म में रहता है। तो B2C2 टाइप के मॉलिक्यूल को भी हम लोग इजीली MOT से समझ सकते हैं, और O2 पैरामैग्नेटिक होता है, इसको भी हम लोग MOT से देख सकते हैं। तो ये सब VBT के ड्रॉबैक थे जो VBT हमें बता नहीं पाया था कि C2 क्यों एग्जिस्ट करता है, B2 क्यों एग्जिस्ट करता है, O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। तो इसलिए हम लोग एक नई थ्योरी पढ़ रहे हैं, दैट इज MOT। तो अब हम लोग देखते हैं अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या है मेरी MOT के, ठीक है। तो एक एक करके मैं तुम्हें अजम्पशंस बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो, अजम्पशंस देखो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अजम्पशन से अब देखो तुम्हें लिखने तो है नहीं अजम्पशन, मतलब ऐसा तो है नहीं बोर्ड के पेपर देना है तुम्हें जाके तो तुम्हें अजम्पशंस लिखने पड़ेंगे, बट फिर भी हमें पता तो होने चाहिए कि क्या क्या अजम्पशंस होते हैं। चलिए, हाँ ठीक है। अब देखो अजम्पशन में पहला अजम्पशन क्या है। अजम्पशन थोड़े इसके अजीब गरीब टाइप के हैं, मतलब हो सकता है तुम्हें समझ ना आए, बट ठीक है फिर भी हम समझ लेंगे। एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं AO बोलूंगा, ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। जैसे मान लो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, वो कंबाइन होंगे तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा और O2 बनाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, appropriate atomic orbitals of combining atoms combine through linear combination of AO, linear combination of atomic orbital मतलब linearly combine होते हैं, and form equal number of molecular orbital। मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसा हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था ना कि अगर दो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे एक S और एक P बना तो दो sp बनेगा, एक S और दो P बना तो तीन sp2 बनेंगे, एक S और तीन P मिला तो चार sp3 बनेंगे। सेम वैसा ही है क्या कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ MO there remains no existence of AO। जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा, मतलब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल अब खत्म, उनको भूल जाए। हम बोलेंगे अब हमारे कोई एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, अब सिर्फ हम लोगों के पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट पॉइंट समझ आता है सभी को? यस सर। सर एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है? अरे एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो हम बनाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल तो वही 1s 2s 2p एक एटम में जो ऑर्बिटल होते हैं वही वही होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, और उनको मिक्स कर करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो मैं अभी तुम्हें बना के बताऊंगा कि कैसे वो मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। और एटॉमिक तो जो तो तुम पढ़ के आए हो, एक एटम में जो ऑर्बिटल होता है ना 1s 2s 2p हाँ 3s सर 3p, समझा। वो देखो इसमें देखो सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इन MO all electron remains under the influence of all nuclei, hence MO is called polycentric, however atomic orbital in VBT are called monocentric। जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल है लाइक S 1s है ना, मैंने क्या बनाया, मैंने 1s बनाया, तो 1s क्या है, मोनोसेंट्रिक है, क्योंकि इसमें एक क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेगा, ठीक है। बट अगर मैं 1s और 1s को मिला के 1s और 1s को मिला के एक क्या बनाऊं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊं। देखो एक 1s था एक 1s था, है ना, इसको मिला के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊं तो कुछ ऐसा बनता है। तो उसमें दो न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा मेरा वो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन भी इसके इन्फ्लुएंस में है, इसके वाले के तो थे ही पहले से ही, अब दूसरे वाले न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी है, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके वाले न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी है और इसके इन्फ्लुएंस में भी है।
मतलब यहाँ पर अगर जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक, तो इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। समझ में आई बात कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने से हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है पॉलीसेंट्रिक हो जाता है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस उसमें हो जाते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन सारे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो यही सेकंड पॉइंट था कि भाई इन एमओ ऑल इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, सारे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। और एमओ मेरा पॉलीसेंट्रिक होता है, मतलब एक से ज्यादा उसमें न्यूक्लियस होते हैं। और जो मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है मोनोसेंट्रिक होता है, क्योंकि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में तो एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो एक सेकंड में बताता हूँ। थर्ड पॉइंट इज व्हेन टू एप्रोप्रिएट एओ का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डिंग एटम, मतलब जैसे मान लो एक ऑक्सीजन है दोनों कंबाइन हो रहा है, तो उन दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रही। व्हेन टू एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डिंग एटम डू कंबाइन थ्रू LCAO, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। 2 MOs आर फॉर्म्ड, one is bonding MO formed by constructive interference and other one is anti-bonding MO formed by destructive interference। ये बात तो पता होगी तुम्हें कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक तो बॉन्डिंग वाला होता है और एक एंटी बॉन्डिंग वाला होता है, पता थी? हाँ सर। ठीक है, दो एटॉमिक हाँ ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग वाला और एक एंटी बॉन्डिंग वाला। जो बॉन्डिंग वाला होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, मतलब सेम साइन ऑर्बिटल के सेम साइन ओवरलैप हो रहे हैं, सेम साइन ओवरलैप होते हैं तो बॉन्डिंग वाला वो बनता है, मतलब बॉन्ड बनेगा। और जब अपोजिट साइन ओवरलैप होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा। इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ चलिए सर। ठीक है, तो अब है ना, अभी थर्ड पॉइंट ही हमारा खत्म नहीं हुआ है, थर्ड पॉइंट को हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं। इसमें अभी मैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे ये है ना, इसमें मैंने समझाया हुआ है। तो हम बोलते हैं थर्ड पॉइंट में ही कंटिन्यू चल रहा है हमारा, थर्ड पॉइंट ही ड्यू टू इन फेज कॉम्बिनेशन। एक तो होता है इन फेज कॉम्बिनेशन, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक होता है आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। ड्यू टू इन फेज कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एओज, एओज का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बीएमओ इज फॉर्म्ड, बीएमओ का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग एमओ। ठीक है, कि जब सेम साइन की वेव्स ओवरलैप होगी, जब सेम साइन की वेव ओवरलैप होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमारे को बॉन्डिंग एमओ मिलेगा। बॉन्डिंग एमओ का मतलब क्या, आप देखो साइन लिखा है मैंने, साइन का मतलब क्या है, उसका एम्पलीट्यूड के बारे में बात हो रही है। साइन वही था जो हमने उसमें पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि साई होगा जो बॉन्डिंग एमओ का, वो क्या होता है साई 1 प्लस साई 2। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। इसमें ब्रैकेट में लिखा भी है व्हेन सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, जब सेम साइन कंबाइन होंगे तो साइन बीएमओ क्या होगा, साइन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साइन 1 प्लस साइन 2। पर साइन का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता ही नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस साइन स्क्वायर का होता है। ये चीज मैंने तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताई थी। तो साइन स्क्वायर करा, साइन स्क्वायर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब मैंने साइन स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर ऑफ बीएमओ क्या आएगा, साइन 1 का स्क्वायर प्लस साइन 2 का स्क्वायर प्लस 2 साइन 1 साइन 2। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन BMO increased by a factor 2 sin 1 sin 2, so BMO is more stable than AO। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, पहले वाले की जब ये कंबाइन नहीं हुए थे तब पहले वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी साइन 1 स्क्वायर,
दूसरे वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी sin2 जब दोनों ने कंबाइन किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई sin1 प्लस sin2 प्लस 2sin1 तो ये एक्स्ट्रा टर्म आई ना, बोलो ये एक्स्ट्रा टर्म आई या नहीं आई? यस सर आई। तो हमारे पास हाँ एक सर। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी बढ़ गई, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई है। तो हम बोलते हैं सो बीएमओ इज मोर स्टेबल देन एओ। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हमको मिली है। अब देखो इन फेज कॉम्बिनेशन और आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन के ग्राफ मैंने बनाए हुए हैं। इन फेज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब दोनों वेव फंक्शन के सेम साइन ओवरलैप होते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब अपोजिट साइन ओवरलैप होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो एक का एम्पलीट्यूड psi1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड psi2 है, तो दोनों को मिलाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो एम्पलीट्यूड होगा psi1 प्लस psi2। एक का psi1 है, दूसरे का psi2 है, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा psi1 माइनस psi2। ये तो पढ़ा होगा तुमने फिजिक्स में। बोलो। हाँ सर। चलिए, तो ये बात तो किसकी हुई, अभी तक हमने बॉन्डिंग एमओ बनाया कि भाई अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो बॉन्डिंग एमओ बनेगा, और बॉन्डिंग एमओ ज्यादा स्टेबल होता है सिंपल एओ से, क्योंकि उसमें 2sin1 प्लस sin2 वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग एमओ की, है ना। एंटी बॉन्डिंग एमओ कैसा होगा, तो उसको मैंने लिखा है व्हेन आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन अकर्स। देखो मैंने लिखा है when out of phase combination occurs it expresses destructive interference, मतलब when opposite sign of wave function do combine। तो देखो साई एंटी बॉन्डिंग क्या होना चाहिए, एएमओ का मतलब है एंटी बॉन्डिंग एमओ, ठीक है, एएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग एमओ, तो psi1 माइनस psi2। अब जो साई हो रहा है वो दोनों का एक सब दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो देखो एक का वेव फंक्शन था एक का इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी था sin1 एक क्या था sin2। बट जब इन्होंने जब कंबाइन किया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो हमारा जो sin1 प्लस sin2 आना चाहिए था, क्योंकि ये तो कंबाइन तो कर ही रहे हैं, बट उतना नहीं आता, उससे कम आता है। कितना कम आता है, 2sin1 sin2। तो बॉन्डिंग में तो 2sin1 sin2 के फैक्टर से इंक्रीज होता है, और एंटी बॉन्डिंग में 2sin1 sin2 के फैक्टर से डिक्रीज होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर 2sin1 sin2। सो एंटी बॉन्डिंग एमओ इज लेस स्टेबल देन एओ। ये एओ से भी कम स्टेबल होते हैं कौन, मेरे एंटी बॉन्डिंग एमओ। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, अपोजिट वेव साइन ओवरलैप हो रही है, मतलब जो ऑर्बिटल होते हैं उनके अपोजिट साइन ओवरलैप हो रहे हैं, तो उससे बॉन्ड नहीं बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डेवलप होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने बनाया भी है, जो वाई एक्सिस है उस पर मैंने एनर्जी को लिया है, ठीक है। अब दो एओ मैंने कंबाइन कराए हैं, एक तो ये ए हो रहा, एक ये ए हो रहा, तो दो एओ कंबाइन होंगे तो दो एमओ बनेंगे। बीएमओ नीचे है, एएमओ ऊपर है, क्योंकि एएमओ की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि वो लेस स्टेबल है, एएमओ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा है, बीएमओ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है क्योंकि वो मोर स्टेबल है। इतनी बात समझ आई? यस सर। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोग अजम्पशन ऑफ एमओटी पढ़ रहे हैं, उसमें हमने अभी तक 1 2 3 3 पॉइंट्स पढ़े हैं बस, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पॉइंट पूरा इतना बड़ा था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, थर्ड पॉइंट के बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अजम्पशन का। फोर्थ पॉइंट क्या है? देखो फोर्थ पॉइंट मैंने क्या लिखा है, atomic orbital taking part in LCAO should have equal or nearly equal energy, ठीक है।
मैंने क्या बोला है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनको हम कंबाइन करवाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, उनका एनर्जी इक्वल या फिर नियरली इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वल या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। तो इसके लिए मैंने नीचे लिखा है क्या, इन होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि जो एमओटी है जो हमारे सिलेबस में है वो होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक का ही है। होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक का मतलब क्या होता है? बोलो, होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक का मतलब क्या होता है? सेम होते हैं दोनों एटम्स और मतलब हाँ, दोनों एटम सेम होने चाहिए। होमोन्यूक्लियर का मतलब होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक, डायटॉमिक का मतलब दो एटम का मॉलिक्यूल होना चाहिए। होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों एटम सेम होने चाहिए, लाइक O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2 H2 इस तरह के, ठीक है। और उसमें भी एटॉमिक नंबर 9 तक ही हमारे सिलेबस में है, बस एटॉमिक नंबर 9 बोले तो F2, बस फ्लोरीन तक ही, ठीक है। तो हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक ओनली फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शैल अकर। जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ यही है, ठीक है, कि भाई होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक में तो एकदम इक्वल एनर्जी होगा तभी ओवरलैप होगा, 1s का 1s से, 2s का 2s से, 2p का 2p से, और 2p का 2p तक ही कराओगे उसमें एटॉमिक नंबर 9 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही हमारे सिलेबस में है। और नेक्स्ट लिखा है हाउएवर इन हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप ऑफ एओज मे कंबाइन डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जी। हेट्रोन्यूक्लियर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उसमें दूसरे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के कंबाइन हो सकते हैं, जैसे 1s 1s से, 1s 2s से, 1s 2p से कंबाइन हो सकते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। तो ये लिख देता हूं, नॉट इन सिलेबस। हमारे सिलेबस में होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई एकदम सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल ही कंबाइन होंगे। फोर्थ पॉइंट समझ आ गया? बोलिए। यस सर। ठीक है, हम अजम्पशंस पढ़ रहे हैं। अजम्पशन में हमारे पास टोटल 6 पॉइंट है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, टोटल 6 पॉइंट है, 4 हमने पढ़ लिए। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ये रहा लास्ट। फिफ्थ पॉइंट पर स्टार मार्क किया है मैंने, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने क्या बोला है, एमओ, एमओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल आर क्लासिफाइड एज सिग्मा और पाई डिपेंडिंग अपॉन सिलेंड्रिकल सिमेट्री। कि वो सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा ये डिपेंड करेगा उसकी सिलिंड्रिकल सिमेट्री पर। सिलिंड्रिकल सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे। देखो हमने वीबीटी के अकॉर्डिंग तो बता दिया था कि कौन सा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग सिग्मा होती है, कौन सी पाई होती है। वीबीटी में तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कौन सी ओवरलैपिंग अगर बिल्कुल हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा, और वो कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बनेगा। एमओ में कैसे बनाएंगे कि भाई सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा, एमओ में कैसे डिसाइड करेंगे? तो एमओ में डिसाइड करते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्री से, है ना। तो इसमें एरो मार्क करके फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इफ एमओ है सिलिंड्रिकल सिमेट्री देन इट इज सिग्मा अदरवाइज इट इज पाई। कि भैया अगर सिलिंड्रिकल सिमेट्री है तो सिग्मा होगा, नहीं है तो पाई होगा। तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री हम लोग पता कैसे लगाएंगे, उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि भाई सिलिंड्रिकल सिमेट्री कैसे पता लगाते हैं। तो पहली चीज तो ये मान लो कि सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है तो सिग्मा है, नहीं होता है सिलिंड्रिकल सिमेट्री तो वो पाई है ना। ठीक है, अगर सिलिंड्रिकल सिमेट्री नहीं होता है तो पाई है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है तो सिग्मा है। अब सिलिंड्रिकल सिमेट्री क्या होता है, तो इसमें देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं, ये रोटेट लिखा है ना, रोटेट एमओ अबाउट इट्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी हर एमओ की, अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको और अच्छे से समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। रोटेट एमओ अबाउट इट्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थ्रू 180 डिग्री इफ सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन अपीयर्स। मतलब 180 डिग्री रोटेट कर दो, जैसा पहले दिख रहा था वैसा अभी भी वैसा ही दिखता है ना, तो समझ लेना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री 180 डिग्री रोटेट कर दो, जैसा पहले दिख रहा था अगर एज इट इज वैसा ही अभी दिखता है तो उसमें सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, मतलब वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा।
तो इफ सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन अपीयर, सेम साइन नहीं, पूरा ही सेम होना चाहिए, then MO has cylindrical symmetry and hence it will designated as sigma MO. कितनी बात समझ आती है? बोलो। यस सर। अब देखो हम लोग MO को दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक तो कि भाई कौन सा सिग्मा MO है, कौन सा पाई MO है, मतलब कौन सिग्मा बॉन्ड वाला है, कौन सा पाई बॉन्ड वाला है, ठीक है। एक तो ये होगा हमारा डिफरेंशिएट करने का मेथड कि एक तो सिग्मा MO होता है और एक पाई MO होता है, ठीक है। और एक होगा जीरेड अनजीरेड, ये तुमने पढ़ा होगा, है ना। तो नहीं सर। एमओ, नहीं अरे सर। जीरेड अनजीरेड तो पढ़ा नहीं होगा ना, सर। बहुत कॉमन है यार, किसी ने नहीं पढ़ा है, पॉसिबल ही पढ़ा नहीं है, यार ये तो। पढ़ा है सर। किसने पढ़ा? सर शांतनु। हाँ शांतनु, ठीक है, अच्छी बात है, एनसीईआरटी में लिखा होगा शायद। सर तो रेजोनेंस ही पढ़ा था सर। अच्छा रेजोनेंस ही पढ़ा था क्या, अच्छी बात है फिर पढ़ा है तो। देखो वैसे कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो अभी हम पढ़ ही लेंगे। मैंने बोला एमओ कैन ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड एज जीरेड और अनजीरेड, जीरेड को जी लिखते हैं, अनजीरेड को यू लिखते हैं, है ना। जीरेड का, जीरेड आई थिंक मेरे को मतलब याद नहीं आ रहा, शायद जर्मन वर्ड या पता नहीं कोई तो अदर लैंग्वेज में वर्ड होता है जीरेड और अनजीरेड, जिसमें जीरेड का मतलब होता है इवन, है ना, जीरेड का मतलब होता है क्या, इवन, और अनजीरेड का मतलब होता है ऑड। तो जीरेड क्या होता है, जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, ऐसे है वो जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी वो जीरेड होंगे, जिसमें नहीं होगी वो अनजीरेड होंगे। लिखा भी है जीरेड हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, अनजीरेड डजंट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अभी हम लोग अलग अलग एमओ बनाएंगे ना, तो सब क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि कौन सिग्मा है, कौन पाई है, कौन जीरेड है, कौन अनजीरेड है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग मेन मुद्दा करते हैं। अब हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना बताते हैं। इसमें देखो मैं ना 2-3 एग्जांपल ही लेके बताऊंगा, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। 4 लेके बताता हूँ टोटल, है ना। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना आना चाहिए हमें, है ना। इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे, 1s एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग कंबाइन करने जा रहे हैं। एक 1s है, दूसरे 1s से ओवरलैप होगा, है ना। अब देखो इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर होगा, सॉरी, ये 1s है, ये 1s है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों एक साथ ही कर दूंगा मैं, मतलब बॉन्डिंग एमओ और एंटी बॉन्डिंग एमओ दोनों एक साथ ही बना दूंगा। बीच में मैं प्लस और माइनस दोनों साइन लगा रहा हूं। प्लस साइन लगाने का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, और माइनस साइन मतलब डिस्ट्रक्टिव, है ना, दोनों एक साथ ही लगा दिए। तो एक एरो से तो मैं कंस्ट्रक्टिव बना दूंगा और एक एरो से मैं डिस्ट्रक्टिव बना दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट याद रहे तो अच्छी बात है। देखो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो दो न्यूक्लियस है ऐसे, कंस्ट्रक्टिव कभी भी बनाना हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को न्यूक्लियस के बीच में फेंको, है ना। कंस्ट्रक्टिव तुम्हें बनाना है तो दो न्यूक्लियस होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को न्यूक्लियस के बीच में फेंकना है, ऐसे ट्रिक बता रहा हूं ना, ऐसे याद रखना है। और अगर डिस्ट्रक्टिव बनाना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को न्यूक्लियस से पीछे की तरफ फेंकना है, मतलब सारी डेंसिटी न्यूक्लियस के आजू बाजू में हो जाएगी, बीच में नहीं रहेगी, आजू बाजू में होगी तो डिस्ट्रक्टिव, और बीच में सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो देखो इसमें एक तो ये बनेगा ऐसा, ये पहला वाला कंस्ट्रक्टिव बनाया मैंने, है ना। मैंने सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को न्यूक्लियस के बीच में रखा है, ये दो न्यूक्लियस, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखा है, आजू बाजू में नहीं रखा है, और यहाँ पर ये प्लस, मतलब साइन प्लस लगा दिया मैंने। ये इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ना। अब तो मुझे बताओ, इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो इसमें कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं सर। नहीं आएगा। तो ये क्या बना है, सिग्मा, क्योंकि इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, ठीक है। सिग्मा कौन सा, 1s वाला, ठीक है। और दूसरा ये बॉन्डिंग एमओ है। अब मुझे बताओ ये जीरेड है या अनजीरेड है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? हाँ सर, जीरेड लग रहा है।
जीरेड ही है क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, चलिए अब है ना, अब कंस्ट्रक्टिव हो गया, अब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करता हूं, मतलब न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखूंगा, तो देखो कुछ ऐसा बनता है। न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब हो जाएगी, ऐसा बनेगा, है ना। न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब हो। अच्छा साइन, हाँ साइन भी कैसे बनाने, साइन भी मैं बताता हूं तुम्हें। ये है मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये जो डॉट बना है न्यूक्लियस है ना, इधर प्लस साइन होगा, इधर माइनस साइन होगा, है ना। और ये बीच में है, ये नोडल प्लेन है। ये क्या है, ये नोडल प्लेन है, मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। पहली चीज ये सिग्मा है, ये भी ये सिग्मा क्यों है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से 180 डिग्री घुमा दो वैसा ही दिखेगा जैसा है, इसलिए सिग्मा है। और स्टार क्यों है, सिग्मा स्टार क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये क्या है, एएमओ। ठीक है, अब देखो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, सेंटर से इधर उधर जा रहे हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है या नहीं दिख रही? नहीं है, क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग है, एक में है हाँ, एक में नहीं। सेंटर से अगर हम लोग लेफ्ट में जाएंगे तो प्लस चार्ज, एक में राइट में जाएंगे तो माइनस चार्ज। वो ऑर्बिटल के जो साइन है ना, वेव के जो साइन, वो डिफरेंस है, एक में प्लस एक में माइनस, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अनजीरेड। इतनी बात समझ आती है सभी को? अच्छा, मैंने साइन के बारे में बताता हूँ। साइन कैसा है, देखो साइन हमेशा है ना लेफ्ट से शुरू करना है, कि लेफ्ट में देखो साइन क्या है, लेफ्ट में यहाँ पर साइन प्लस है, हाँ ठीक है, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में इसमें प्लस साइन डाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर बीच में दो साइन लगाए हुए प्लस माइनस, तो एंटी बॉन्डिंग के लिए कौन सा साइन लेंगे, मतलब डिस्ट्रक्टिव के लिए प्लस माइनस दोनों साइन लगाए हैं यहाँ पर बीच में, कौन सा लेंगे बोलो? माइनस। 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 तो ये माइनस और 1s के अंदर वाला प्लस, तो माइनस प्लस मिलके क्या बनाएंगे, माइनस। माइनस। तो इधर वाले में माइनस आ गया, तो देखो लेफ्ट वाली लोब में माइनस साइन आया है, राइट वाली में प्लस आया है। तो ऐसे साइन लगाएंगे हम लोग हमेशा, कि भाई लेफ्ट से स्टार्ट करो, लेफ्ट में प्लस है तो प्लस डाल दो, फिर उसके बाद बीच वाला साइन क्या, माइनस, तो माइनस प्लस, फिर इधर माइनस आ गया। 1s का ओवरलैपिंग समझ में आ गया? सर एक बार साइन वापस से बताओ ना, आपने साइन कैसे बोला? हाँ रुको, मैं एक बार दूसरे में और बताता हूँ ना। हम लोग एक चीज यहाँ पर लिख देते हैं, इन आवर एनालिसिस, मतलब हम लोग है ना पूरी एमओटी में यही मानेंगे, z axis is taken, z axis is taken to be INA का मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, z एक्सिस को हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही मानेंगे, है ना पूरे एनालिसिस में। देखो साइन ऐसे बनाया कि इधर देखो, ये जो है जो मेरा एंटी बॉन्डिंग एमओ था, उसमें जो लेफ्ट वाली लोब है उसको देखो, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, लेफ्ट वाली लोब दिख रही है, इसमें साइन कौन सा है? हाँ सर। इसमें साइन कौन सा है? पॉजिटिव। प्लस। प्लस। तो इधर इस 1s को देखो, लेफ्ट वाले को, ये भी प्लस ही था। हाँ। अब हमने कंस्ट्रक्टिव नहीं, हमने डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कराई है, मतलब हमने एंटी बॉन्डिंग बनाया, तो एंटी बॉन्डिंग के लिए एक तो इसका तो ये प्लस माइनस साइन लूंगा, ठीक है, और इस 1s का प्लस, इसका माइनस और इस 1s का प्लस, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो गए, माइनस। तो इसलिए जो ये राइट वाली लोब है, जिसको मैं अब डार्क कर रहा हूं, जो राइट वाली लोब थी सिग्मा स्टार 1s की, वो उसका साइन कैसा आ गया, माइनस। हाँ माइनस। ठीक है, समझा। अभी मैं और बताऊंगा, अभी 4 एग्जांपल करवाएंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा एक साथ। चलो अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला हमने करा 1s को ओवरलैप। दूसरी चीज ये माननी है कि भाई z एक्सिस हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, z एक्सिस मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। सेकंड हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सेकंड हम लोग ओवरलैप कराएंगे किसको, 2pz को 2pz के साथ ओवरलैप कराएंगे। और z एक्सिस को मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, इस बात को ध्यान रखें। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकंड यार, 2pz को 2pz के साथ ओवरलैप करवाएंगे, और z एक्सिस मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इस बात को ध्यान रखें।
तो ऐसे ही ओवरलैप होंगे 2pz क्योंकि z एक्सिस मेरा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। हाँ सर। अब मैं बॉन्ड हमेशा ऐसे बनाऊंगा सेम साइन को रखते हुए, जैसे यहाँ पर माइनस ये प्लस, तो इसको प्लस रखना पड़ेगा और इसको माइनस, क्योंकि मुझे बॉन्ड बनाना है ना, और बीच में प्लस माइनस, क्योंकि दोनों टाइप के ओवरलैप में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो एक तो मैं इधर बता दूंगा और एक इधर बता दूंगा, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तुम्हें फेंकना पड़ेगा, न्यूक्लियस के बीच में तुम्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फेंकना पड़ेगा, ठीक है। क्या बनाने के लिए? बॉन्डिंग एमओ बनाने के लिए। तो देखो बॉन्डिंग एमओ कैसे बनेगा, न्यूक्लियस के बीच में सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है, तो इधर ये माइनस साइन, इधर माइनस साइन और बीच में प्लस साइन, ठीक है। और ये न्यूक्लियस है दोनों, और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियस के एक्सिस के अलोंग अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये सेम रहेगा, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या अलग हो जाएगा? नहीं सर। सेम रहेगा। तो नहीं इसलिए सर, सेम सिग्मा रहेगा। बनाएंगे, इसलिए सिग्मा बनाएंगे, इसको बोल रहे हैं सिग्मा 2pz, और ये बॉन्डिंग एमओ है क्योंकि कंस्ट्रक्टिव से बना है। जीरेड है या अनजीरेड है? जीरेड जीरेड है। जीरेड है क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब देखो, अब है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आजू बाजू में फेंकना है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में। तो ये कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा, है ना, ये ऐसा बनेगा। अब देखो ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब ना साइन देखना, तुम साइन को नोटिस करना, साइन देखना, साइन अच्छे से देखना। साइन देखो मैंने, अब लेफ्ट वाली लोब को देखो, 2pz जो ऊपर ग्रीन कलर में बनाई है उसमें जैसे साइन है लेफ्ट में, तो वैसे ही साइन बना दो, माइनस और प्लस। अब राइट वाली लोब में देखो, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो उधर माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। समझ में आया साइन? हाँ सर। अब ये दोनों मेरे क्या है? ये दोनों मेरे न्यूक्लियस है। अगर मैं इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग यहां से रोटेट करता हूं तो कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा ना, सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो इसलिए ये सिग्मा है एंटी बॉन्डिंग वाला, इसलिए स्टार सिग्मा 2pz, इसको बोलेंगे एएमओ। जीरेड है या अनजीरेड है? अनजीरेड है। अनजीरेड है। क्यों अनजीरेड क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो रहा है, हम लोग सेंटर से हाँ, जाएंगे दोनों। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरा चेंज हो रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे अनजीरेड। और एक चीज और बता देता हूं, जैसे इसमें ये जो है ये क्या है? नोडल पे। इतनी बात समझ आती है? यस सर। चलिए अब देखो, हमारा ये बात ध्यान रखना, जेड एक्सिस को हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिया है ना। अब थर्ड, वैसे हमारे सिलेबस में तो ये 3 ही है बस, है ना, इन 3 को ही समझ लिया बहुत है, 3 ही हमारे सिलेबस में तो बस। अब ऐसे ओवरलैप करवाएंगे, अब वैसे भी पाई बॉन्ड बनेगा ऐसे ओवरलैप से, हमें पता है, फिर भी मैं तो हमारे सेंटर ऑफ सिलेंड्रिकल सिमेट्री से ही एक्सप्लेन करूंगा। अब ये बीच में प्लस माइनस, या देखो अब z एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो परपेंडिकुलर 2 चीजें हो सकती है कि ये भी 2px हो और ये भी 2px हो, या फिर क्या हो सकता है कि ये भी 2py हो और ये भी 2py हो, दोनों ही चलेगा, है ना, दोनों 2px हो या दोनों 2py हो, ठीक है। इतनी बात समझ आती है? यस सर। हाँ सर। अब इससे है ना मैं दोनों चीजें बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी करेंगे, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी हम लोग करेंगे। तो देखो इसमें थोड़ा सा याद रखें, इसमें ना मतलब लॉजिक से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इसमें देखो, इसमें जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं तो हमारे को कुछ ऐसा मिलता है ना, ये तो मेरे न्यूक्लियस है,
ठीक है। ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे जाएगी, थोड़ा सा यार बना सही नहीं मेरे से, वापस से बनाता हूँ। और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे रहेगी, ऊपर पूरे इस पे प्लस साइन, नीचे इस पूरे पे माइनस साइन। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसको रोटेट करेंगे तो क्या इसमें सिलिंड्रिकल सिमेट्री है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं तो है। इसलिए ये सिग्मा नहीं बनेगा, ये पाई बनेगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल सिमेट्री नहीं है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? पाई 2p x। अगर y से बना है तो पाई 2p y। ठीक है। ये बॉन्डिंग एमओ था, इसको बोलेंगे बीएमओ। जीरेड है या अनजीरेड है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? अनजीरेड है। अनजीरेड है। अनजीरेड इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब सेम हम लोग बात करते हैं क्या? सेम हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये एक चीज इसमें बता देता हूँ, ये क्या है? ये नोडल प्लेन भी है ना, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? इसमें। अब इसको बनाएंगे तो ये देखो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर ये दो न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मेरी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी क्योंकि न्यूक्लियस को मिलाने वाली है। अब इसमें कुछ ऐसे बनेंगे, ये चारों सेम उसके होंगे साइज और शेप के, मेरे से थोड़े नहीं बन पा रहे वैसे। अब साइन देखें तो देखो, साइन देखो इधर, देखो लेफ्ट वाली में ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बट राइट वाली में माइनस आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ऊपर प्लस था तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस ऐसा हो जाएगा। ये दोनों, एक तो ये और एक ये दोनों क्या है? नोडल प्लेन है। अभी एंटी बॉन्डिंग से बना है तो इसको क्या बोल देंगे? पाई स्टार 2px या फिर पाई स्टार 2py। px से बना होगा तो पाई स्टार 2px, 2py से बना होगा तो पाई स्टार 2py। और ये है मेरा एंटी बॉन्डिंग एमओ। बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? है। तो जीरेड है। तो ये क्या होगा? जीरेड। ये जीरेड होगा। समझ आती है इतनी बात? सर वो दूर जाएगा ना। क्या दूर जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में अभी आपने क्या बोला, न्यूक्लियस को बाहर की तरफ फेंकने का। हाँ, तो मैंने अभी इसको बताने से पहले ये भी तो बोला था, इसको थोड़ा याद रखे, इसमें लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं होगा, हाँ हाँ ये भी तो बोला मैंने। ठीक है अब ठीक है। देखो एक है ना, एक फोर्थ और बता देता हूं मैं। वैसे तो एस और पी का हमारे पास है नहीं हमारे सिलेबस में एमओटी के अंदर, फिर भी मैं वैसे ही बता देता हूँ ताकि ठीक है ना, ताकि तुम्हें याद रहे। फोर्थ एक और बता देते हैं हम लोग। उसमें क्या है? उसमें कुछ ऐसा है, उसमें हम लोग है ना एस और पी जेड को मिक्स करते हैं। एस और पी जेड को हम उसमें मिक्स करते हैं ना, एस और पी जेड। वैसे तो हमें तो देखो हमारे सिलेबस में तो एमओटी में है कि 1s को 2s को 2p को मिक्स करना, मतलब एस से ही और पी से ही। बट एक एस और पी का भी देख लेते हैं कि भाई एक एस है, उसमें प्लस माइनस क्या होगा? एक एस और उसमें साथ में पी जेड रख दो, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड मानी है तो ऐसा। इसमें हम लोग देखें तो देखो इसमें क्या होगा? इसमें एक तो बनेगा कुछ ऐसा, ये न्यूक्लियस एक रहा पी का, दोनों न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। एक दूसरा न्यूक्लियस ये रहा, और यहाँ पर प्लस साइन और इधर माइनस साइन। और एक में जब एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो न्यूक्लियस के बीच से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हट जाएगी, तो एक तो ऐसा बनेगा, और एक न्यूक्लियस ये रहा, ये लोब छोटी हो जाएगी, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, और एक ऐसा हो जाएगा। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, हाँ साइन लगा दिए। इसको बोलेंगे सिग्मा एस पी जेड, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार एस पी जेड। ठीक है, ये बीएमओ है, ये एएमओ है, और ये मेरा नोडल प्लेन है।
ठीक है, बोलिए। सर वो जो आप डॉट्स बनाते हैं वो क्या है? कौन से डॉट्स? सर आपने हर डायग्राम में 2 डॉट्स बनाए। कौन है ये पूछने वाला? सर मुतासा। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। अच्छा सर आपने जो पाई स्टार बनाया हुआ है ऑर्बिटल, हाँ, तो वो बहुत बार ना मैंने देखा है कि वो मतलब कनेक्टेड देते हैं, मतलब बीच वाला नोडल प्लेन नहीं रहता है। बीच वाला नोडल प्लेन नहीं रहता मतलब? पाई स्टार में मतलब मैंने 2 बनाए हैं, तो ऊपर 2 नहीं नीचे बताते लोग। हाँ, तो ये ऊपर नीचे कनेक्ट रहता है, बीच वाला रहता है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल वाला नोडल प्लेन है ना, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कहाँ पे अगर देखा है तुमने? कहाँ पे देखा हाँ, है? वो लास्ट ईयर लिखाया था हम लोग को ऐसे ही structure। नहीं नहीं, जो हमने लिखा है वो एकदम सही है, ठीक है। हो सकता है सर ने पढ़ाए हो, जिनसे भी तुम पढ़े हो, उन्होंने कुछ और चीज सोच के लिखवाई हो। बस ये मतलब कैसे बीच वाले कनेक्टेड होते हैं, मतलब ऐसे होता ऊपर नीचे ऐसे होता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, बोलना ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं तो बोल रहा हूँ मैं। वो प्लस वाला है ना, वो ऐसा जैसे आपने ऊपर बनाया ना, वैसे मतलब वर्टिकल वाला नोडल प्लेन रहेगा। हाँ, हाँ, अलग अलग रहेंगे, और नीचे जो आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाया ना, वो नहीं रहेगा, और बीच में कनेक्शन रहेगा। नहीं 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 नहीं, ये सही है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए, हाँ, इसमें देखो, इस सब केसेस में हम लोग जीरेड अनजीरेड डिफाइन नहीं करते हैं। हम लोग जीरेड अनजीरेड सिर्फ होमोन्यूक्लियर में डिफाइन करते हैं, हीट्रो में नहीं करते। तो इसमें मैं लिख भी देता हूँ। वैसे तो हमारे सिलेबस में है नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। जीरेड अनजीरेड इज नॉट डिफाइंड इन सच केसेस। तो देखो, अब तक टोटल 5 पॉइंट हम लोग लिखे हैं सिर्फ। अभी तक हमने पॉइंट लिखे हैं assumptions के। अब एक लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, जिसमें हम लोग एनर्जी ऑर्डर को बताएंगे, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है assumption का, वो मैं लिख देता हूँ क्या। इसमें हम लोग एनर्जी ऑर्डर को बताएंगे, और एनर्जी ऑर्डर को हमने बस बिल्कुल एकदम रट लेना है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे एनर्जी ऑफ वेरियस एमओज आर experimentally measured for homonuclear diatomic molecules as follow, ठीक है। अब इसमें 2 ऑर्डर होते हैं, कौन कौन से? 1 2 2 1 और 1 2 1 2 ऐसा ना? हाँ, ऑक्सीजन के पहले वाला ऑक्सीजन, और उसके बाद नाइट्रोजन वाला फॉलो करने वाला, है ना। तो ठीक है, तुमने जैसे भी याद रख रखे अभी तक, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस एनर्जी ऑर्डर याद होने चाहिए। तुम्हारी मर्जी हो, जैसे तुम याद रखो 1 2 2 1, जो तुम्हें पता हो, जो तुम्हें नहीं पता हो, एनर्जी ऑर्डर याद होने चाहिए। अब कैसे भी करो, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बता देता हूँ। तुमने जैसे भी याद रखे हैं, अच्छी बात है, बस याद होने चाहिए। अल्टीमेटली हमें ऑर्डर याद होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एनर्जी ऑर्डर। ऑर्डर होगा, बार बार एनर्जी लिख दिया है मैंने। नॉर्मल एनर्जी ऑर्डर क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 वालों के लिए, लाइक है ना, F2 O2 एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s, उससे ज्यादा होती है सिग्मा स्टार 1s की, उससे ज्यादा सिग्मा 2s, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s, उससे ज्यादा सिग्मा 2pz। 2pz को ही सिग्मा मानेंगे, क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या बोला, जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। पाई 2px पाई 2py का एनर्जी सेम होगा, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर सबसे लास्ट में सिग्मा 2pz स्टार, ठीक है। ये एनर्जी ऑर्डर हमें याद रखना है, ठीक है। इतना ही याद रख ले, बहुत है। इतने में ही हमारे 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। सेकेंड वाला ऑर्डर है फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14,
जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल एनर्जी ऑर्डर। ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्सेप्शनल है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। और उस चेंजेस का रीजन क्या होता है, क्या रीजन होता है उसका? बताओ। आवाज नहीं आ रही है? तुम्हें नहीं पता क्या एनर्जी ऑर्डर चेंज होती है, उसका क्या रीजन होता है? ऐसे मत बोलो यार, ऐसे मत करो भाई। नहीं सर, नहीं पता एग्जैक्टली। अरे एसपी नहीं मिक्सिंग, पता है। एसपी मिक्सिंग का नाम सुना है? नहीं सर। एसपी मिक्स, अरे ऐसे ऐसे कैसे नहीं सुनना यार, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो दोनों एनर्जी ऑर्डर में क्या चेंज है, चेंज क्या है? सिग्मा 2p/z शिफ्ट हो गया है। 2p/z सिग्मा शिफ्ट हो गया है, 2p/z शिफ्ट हो जाता है। सिग्मा 2p/z शिफ्ट हो जाता है। एनर्जी ऑर्डर सही लिखा ना मैंने? हाँ हाँ ठीक है। ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वालों के लिए और कम वालों के लिए दोनों एनर्जी ऑर्डर को याद रखें। अब देखो इसमें है ना, मैं पॉइंट लिखता हूं क्या, दिस एक्सेप्शनल एनर्जी ऑर्डर is due to sp मिक्सिंग। sp मिक्सिंग क्या होता है इसके बारे में मैं बात करूंगा बाद में, इसी चैप्टर में बात करेंगे। बट अभी के लिए याद रखें कि भाई sp मिक्सिंग की वजह से ऐसा ऑर्डर आता है। सेकंड पॉइंट, इस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं क्या, while writing MO कॉन्फ़िगरेशन। देखो अभी तक हमने वो और हमने अभी तक है ना AO कॉन्फ़िगरेशन कर पढ़ा है, 1:2 2:2 2p6 3:2 वाले। अब ये है MO कॉन्फ़िगरेशन। तो हम बोलते हैं while writing MO configuration the three rules, कौन कौन से? Pauli's, Aufbau's and Hund's will be applied। मतलब इसमें भी एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही है कि भाई तीनों रूल हमको अप्लाई करने हैं। ठीक है, समझ में आती है बात? बोलो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ ना, अब एक एग्जांपल बात करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल 1 है ना, हम बात करें H2 की। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 वाला केस है, तो हम इसका अगर फिल करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0, बस इतना ही ये फिल होगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं NB माइनस Na/2। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, NB माइनस Na/2। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है NB माइनस Na/2। अब NB का मतलब क्या है और Na का मतलब क्या है? NB का नंबर मतलब ऑफ है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग नंबर ऑफ नंबर एंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन BMO, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और Na का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग MO में जितने इलेक्ट्रॉन फिल है, तो देखो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 की, तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर क्या आ गया है 1। ठीक है, अब ये 1 कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा या पाई? सिग्मा। 1 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0 से आया है ना, इसलिए इसको हम बोलेंगे 1 सिग्मा बॉन्ड।
और दूसरा एक चीज और लिख देंगे, जो H2 है मेरा वो क्या है, डायामैग्नेटिक है, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड है पूरा, तो ये बोल देंगे डायामैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाँ सर। चलिए अब है ना, मैं नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। इसके बाद भी तुम्हारा लेक्चर है क्या कोई मेरी क्लास के बाद? हाँ सर, फिजिक्स है। ठीक है, नोट डाल के लिखवाते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे नोट पॉइंट अलग कलर से लिख देता हूँ। क्या ग्रेटर इज द बॉन्ड ऑर्डर, greater will be the stability। ठीक है, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर इज द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। किसी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इसी में आगे लिख रहा हूं मैं क्या, जीरो बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट्स दैट स्पीशीज डजंट एग्जिस्ट। ये बात तो तुम्हें पता होगी पहले से ही। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो होने का मतलब क्या होता है, जो हमारी स्पीशीज है वो एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ गई बात? हाँ सर। चलिए ठीक है कि भैया अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो मतलब वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट, इस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट पर, क्या इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल मतलब अगर मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ गए, दो स्पीशी है जिसमें स्टेबिलिटी हमने देखनी है, दो स्पीशी है जिसमें हमें स्टेबिलिटी देखनी है, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर अगर इक्वल आ गए तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय, अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ गए तो देन स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय, किससे डिसाइड होगी स्टेबिलिटी? Number of anti-bonding electrons. Then stability is decided by number of electron in anti-bonding MO। ठीक है, greater are the number of anti-bonding MO electron, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा या कम? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लोअर विल बी द स्टेबिलिटी। तो देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होता है तो स्टेबिलिटी हम लोग एंटी बॉन्डिंग एमओ के इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करेंगे। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी उतनी ही कम। थर्ड पॉइंट नोट का क्या है, जैसे मान लो हमारे को N2 माइनस दे दिया जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हैं? 15। 15 है ना। तो हम लोग बोलेंगे while writing MO configuration, of an ion, the energy order corresponding to its neutral molecule shall be followed। तो N2 माइनस कौन से एनर्जी ऑर्डर को फॉलो करेगा? N2 वाली। N2 वाले। तो हम बोलेंगे ऐसा आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर सिग्मा 2p2z, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, कहीं भी फिल कर दो, दोनों में से दोनों का एनर्जी सेम है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 वाला ऑर्डर है ये, है ना, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। N2 माइनस के लिए अगर हम लोग देखो यहाँ से, अगर दूसरी चीज भी निकालना चाहे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहे तो 10 माइनस 5/2 2.5, समझ रहे हो? 10 माइनस 5/2 लिख सकता हूं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो। एक है। एक है, एक, तो इसको बोलेंगे पैरा मैग्नेटिक। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, हम लोग नहीं तुम लोग करो क्वेश्चन। सर एक सर ऐसा एक क्वेश्चन आता है जिसमें ना मतलब एक ही एटम रहेगा, डायटोमिक एटम, जैसे O2 है, और उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाते हैं, तो उसका कोई पैटर्न है क्वेश्चन सॉल्व करने का? क्योंकि उसमें फिर सब कुछ निकालना पड़ेगा ना। कौन सा पैटर्न? तुम मतलब तुम क्या चाहते हो कि कोई एक ऐसी ट्रिक बता दे और सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? हाँ मतलब टाइम कम लगे। नहीं नहीं, मैं कोई ट्रिक व्रिक के भरोसे हम नहीं बैठे रहते हैं, हम तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जेई एडवांस के अंदर टाइम का कोई लेना देना ही नहीं है ना। जेई एडवांस में तो सिंपल है, तुमको कितने क्वेश्चन आते हैं वो सेलेक्ट कर लो और उन पर टाइम इन्वेस्ट करो बस। जेई एडवांस टाइम के लिए थोड़ी बोलता है, जेई एडवांस तो बोलता है तुमको आता कितना है। टाइम वाइम तो बहुत है, 6 घंटे का टाइम होता है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की। 50 नहीं 100, शायद 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 6 घंटे का टाइम होता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है। 100 में से तुमने 40 भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो बस हो गया तुम्हारा सिलेक्शन। टाइम का तो कोई लेना देना ही नहीं है जे एडवांस में। कॉन्सेप्ट समझो पहले, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर ट्रिक व्रिक देखेंगे। डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ। बॉन्ड ऑर्डर के अलावा दूसरी बातें भी हम लोग इसमें करेंगे, वो मैं समझा दूंगा तुम्हें, पहले तुम तो बस बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ मेरे को, जल्दी से बता दो। थ्री 0 1 और 2 है। क्या है? 3 0 1 1 और 2, ठीक है। चलिए अब देखो हम लोग है ना, एक दो चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ ना, क्या है सॉल्यूशन ना, एक दो चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपनी तरफ से। जैसे सबसे पहले मैं मान लो बात कर रहा हूँ O2 2+ की। O2 2+ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। यस सर। अब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, बट ऑर्डर कौन सा फॉलो करेगा? ग्रेटर देन 14। ग्रेटर देन 14 वाला, क्योंकि न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में देखेंगे O2 वाला ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग लिखें तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p2z, ठीक है। फिर पाई होंगे दो, एक 2py वाला एक 2px वाला, इन दोनों में दो दो। फिर पाई स्टार होंगे 2px और पाई स्टार होगा 2py। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो इनमें 0 0, ठीक है। अब देखो हमको एक चीज क्या याद रखनी है हमेशा, है ना, हमें ऐसा ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं कि इसकी बॉन्डिंग तो इसकी बॉन्डिंग से कैंसिल आउट हो गई,
क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में थे, 2 एंटी बॉन्डिंग में थे, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इसकी बॉन्डिंग से कैंसिल आउट हो गई। तो लास्ट के जो 8 इलेक्ट्रॉन है इन पे तो हमें फोकस करना ही नहीं है, समझ गए? बोलो। हाँ सर। हाँ कि सर। भाई इनकी बॉन्डिंग ने कैंसिल आउट कर दिया। ऐसा नहीं है कि किसी की भी बॉन्डिंग से कैंसिल आउट कर दो। सिग्मा 1s की सिग्मा स्टार 1s से ही, सिग्मा 2s की सिग्मा स्टार 2s से ही, सिग्मा 2pz की सिग्मा स्टार 2pz से ही, और पाई 2px वालों की पाई स्टार से ही, है ना। तो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो जिनको कैंसिल कर दिया उनको भूल जाओ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बॉन्डिंग में। हाँ सर। एंटी बॉन्डिंग में 0/2, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब 3 में कौन कौन से बॉन्ड है? ये कितने सिग्मा कितने पाई? एक सिग्मा 2 पाई। एक सिग्मा 2 पाई, क्योंकि सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन उससे एक सिग्मा बनेगा, और पाई वाले 2 है उनसे 2 पाई बनेंगे, तो एक सिग्मा 2 पाई। सेकंड थिंग इज ये जो मेरा है डायमैग्नेटिक है, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं हम लोग, He2। He2 को देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ऐसा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर देखें तो 2 - 2 0, मतलब He2 क्या बोलेंगे? He2 डजंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। चलिए थर्ड हम लोग बात करते हैं B2 के बारे में। B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। फिर पाई। अब देखो बात समझो यहाँ पर, है ना, पाई और फिर पाई स्टार को भी, पाई के बाद पाई स्टार थोड़ी आएगा, सिग्मा आएगा ना 2pz। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनमें कैसे फिल होंगे? एक एक करके फिल होगे, फिर बाद में पेयरिंग करेंगे हम लोग। हाँ एक एक करके फिल होंगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, तो हमें वो हुंड्स पॉलिस वो सब रूल को देखना पड़ेगा। तो पहले एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग होगी। अब देखो इसको इससे कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल करो, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात आती है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 - 0, ये तो 0 है ना, बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, ठीक है, समझ यस गए? सर। हाँ सर। अब ये वाला एक बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा है या पाई है? पाई है। ये है पाई है। पाई बॉन्ड, है ना, ये पाई बॉन्ड है। अगर हम लोग बोले पैरामैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? यस सर। चलिए फोर्थ हम लोग बात करते हैं C2 के बारे में। C2 में अगर हम लोग देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे फिल होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन ही तो एक्स्ट्रा आए हैं, तो 2 तो इधर ही फिल हो जाएंगे, वो 2 और 2, फिर सिग्मा 0 2pz। अब देखो वही सेम चीज है यहाँ पर भी, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये चारों तो। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? ऐसा ही होगा बॉन्ड ऑर्डर, यस सर। ठीक है। हाँ। तो मैं इनको क्या बोलता हूँ, यहाँ पर थोड़ा नीचे लिखता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 4 - 0/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आया 2। ये दो कौन कौन से टाइप के बॉन्ड है? दोनों पाए। दोनों पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड्स, क्योंकि दोनों ही जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो चारों के चारों पाई में, इसलिए 2 पाई बॉन्ड्स। अच्छा एक चीज और होती है जो हर जगह डिफाइन होती है, बट मैं सिर्फ इस कार्बन में ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं होमो, इसको हम लोग बोलते हैं लूमो। अच्छा मैंने तुम्हें अभी मेटलिक बॉन्डिंग थोड़ी बताई, मेटलिक बॉन्डिंग पढ़ा दी क्या? नहीं सर।
मेटलिक बॉन्डिंग नहीं पढ़ाई क्या? अच्छा अभी पढ़ाऊंगा बाद में। अरे यार अभी तो मेटलिक बॉन्डिंग भी बचा है। एक होता है होमो, एक होता है लूमो। होमो का नाम सुना है? होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एमओ। और लूमो क्या होता है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड एमओ। तो देखो इनके नेम से ही क्लियर है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एमओ का मतलब ऐसा एमओ जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो और वो सबसे ज्यादा एनर्जी का हो। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल है वो पाई 2px पाई 2py वाले ही हैं, तो इसको होमो बोलेंगे। लूमो का मतलब ऐसा एमओ जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो और वो सबसे कम एनर्जी का हो। तो ऐसा एमओ जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो और सबसे कम एनर्जी का हो वो सिग्मा 2pz ही होगा। तो होमो और लूमो का मतलब समझ आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए। अब है ना बहुत सारे वो सब बताने का तो मतलब नहीं है। पर यार वो आयनाइजेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी बताना है मेरे मन में, तो है मैं बताऊं, बट 13 मिनट और टाइम बचा है तो सोच रहा हूँ क्या बताऊं पहले। हाँ ठीक है, दो नोट के 2 पॉइंट लिखवा देता हूँ पहले, फिर मैं बताऊंगा उसको। नोट डाल के पॉइंट लिखवा देता हूँ अगेन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हम बोलते हैं इन एमओ थ्योरी if total number of electron is even, then species is diamagnetic, and if total number of electron is odd, then species is पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्या ये रूल हमेशा सही है? नहीं सर। वैसे तो देखो है ना, वैसे तो क्या है कि इससे देखना ही नहीं है कभी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर करके देखें। मेरा तो यही तुम्हें सजेशन है कि इलेक्ट्रॉन फिल कर करके ही देखें हमेशा। और इसमें एक्सेप्शन है हमारे पास दो, O2 और B2। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इवन होते हैं। B2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इवन होते हैं। फिर भी ये दोनों कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको डायरेक्ट याद रख ले तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के 2 ऑर्डर लिखवाऊंगा मैं ना, जिसमें एक तो ये ऑर्डर है, ये बात तो तुम्हें पता ही है कि नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड है ना। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए। तो एक तो ये ऑर्डर याद रखे, B2 का बॉन्ड लेंथ, B2 का बॉन्ड लेंथ लंबा है F2 से, F2 का लंबा है बॉन्ड लेंथ C2 से, C2 का लंबा है O2 से, और सबसे छोटा N2 का है। या फिर इस ऑर्डर में एक और चेंज कर देता हूं मैं, O2 2 माइनस को लिख दिया यहाँ बीच में, फिर C2, फिर O2 माइनस, फिर O2, है ना, फिर N2 प्लस, और फिर N2। ये भी चाहो तो याद रख सकते हो। सर कार्बन कार्बन में भी तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो भी कम होना चाहिए ना, मतलब कौन सा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है C2 में। ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड होता है, दोनों पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड होता है, दोनों पाई बॉन्ड होता है। तो ये ऑर्डर लिखवाए इसलिए ताकि तुम अपने दिमाग लगा के ऑर्डर ना निकाल पाओ। ठीक है, अगर वैसे ही आ जाता तो लिखवाते ही नहीं। तो डायरेक्ट इन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर को याद रखें तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, क्वेश्चन भी जल्दी से हो जाएंगे हमारे पास, और वैसे भी हमारे लिए ठीक रहेगा।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करता हूँ। क्वेश्चन बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ H2 प्लस एंड H2 माइनस। जल्दी से स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए H2 प्लस और H2 माइनस में। H2 प्लस। क्यों? सर माइनस में एक उसमें चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। एक एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। देखो अगर H2 प्लस की बात करें तो H2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिग्मा 1s1 और सिग्मा स्टार 1s0। तो बॉन्ड ऑर्डर देखें तो हाफ आएगा, ठीक है। ऐसे ही H2 माइनस की बात करें तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। बॉन्ड ऑर्डर देखे तो यहाँ भी हाफ आएगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देखो, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है H2 माइनस में, तो हम बोलेंगे H2 प्लस इज मोर स्टेबल। H2 प्लस इज मोर स्टेबल देन H2 माइनस। अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड एनर्जी बताओ, प्लस की या माइनस की? H2 प्लस की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी H2 माइनस। क्यों? क्योंकि H2 प्लस में स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। बॉन्ड ऑर्डर तो ठीक है, स्टेबल H2 प्लस ज्यादा है तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो काफी पॉपुलर है, कॉमन क्वेश्चन है काफी। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ क्या? N2 N2 प्लस N2 माइनस N2 2 माइनस। कंपेयर करो स्टेबिलिटी को। सर सबसे ज्यादा N2, उसके बाद N2 प्लस N2 माइनस का सेम ही, और नहीं और सबसे कम N2 2 माइनस। क्या बोला? वापस से बोल। सर सबसे ज्यादा N2, हम्म उसके बाद N2 प्लस, फिर N2 माइनस, फिर N2 2 माइनस। ठीक है। तो देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ठीक बोल रहा है इसमें। अब देखो मैं कैसे करना है, वही सेम है। एक सेकंड रुके। हाँ, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 वाला एनर्जी ऑर्डर फॉलो होगा। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px 2py, है ना। 2 4 6 8 10 12 14 15 16। हाँ ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास N2 है, N2 प्लस है, N2 माइनस है, N2 2 माइनस है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहां तक तो सेम है। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। उसके बाद ही हमें देखना है, उसके बाद अगर हम लोग देखें सभी में, तो तुम निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर सभी का बॉन्ड ऑर्डर बताइए मुझे क्या आएगा। 14 वाले में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3 3 3 भी आता है 2.5 5/2 2.5 2 और 2। 2.5 और 2। हाँ तो देखो N2 सबसे ज्यादा स्टेबल और N2 2 माइनस सबसे कम। अब बॉन्ड ऑर्डर सेम है N2 माइनस और N2 प्लस में, तो N2 माइनस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, वो कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में। तुम करके देख लेना। तो N2 माइनस लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू N2 प्लस। समझ में आती है बात? हाँ यस सर। चलिए अब हमारे पास, अब देखो हमारे पास एक आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा एक इससे। उसको मैंने, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, तो उसको मैंने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
बाकी इसके बाद एक एसपी मिक्सिंग बचा है, फिर हमारा एमओटी तो खत्म हो गया। एमओटी में बस यही है, ये है, फिर एसपी मिक्सिंग है, फिर एमओटी मेरा खत्म। फिर उसके बाद है ना हम लोग, यार मैंने तुम्हें बीच में मिस हो गया क्या मेरा? कोई नहीं, उसके बाद मैं मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आयनिक बॉन्ड। तो मतलब अभी 9 लेक्चर हुआ है ना, तो 10-11 लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर कब है हमारा? सैटरडे। सैटरडे, ठीक है। तो होमवर्क क्या है हमारा? होमवर्क है केमिकल बॉन्डिंग टू कंप्लीट। जितना भी बचा है पूरा कंप्लीट करके लेके आए केमिकल बॉन्डिंग। टेस्ट है ना इस बार तुम्हारा, ये कभी कब है? इस संडे को या अगले? 6 तारीख को है, 6 को है, अगले ठीक है। 6 संडे को। दिसंबर। हाँ तो ठीक है, तब तक तो हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा बॉन्डिंग वॉन्डिंग। उसके बाद हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद तो फिर आयनी के पढ़ाना चाहिए, तो आयनी के पढ़ाएंगे फिर। चलिए ठीक है, फिर पढ़ते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ना। सर बोलो। सर वो आपने फुलरीन्स